Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and today is lecture number 9 of Electrostatistics, class 12. In this lecture, I am going to cover the electric flux, Gauss law, proof of Gauss law and derivation of Coulomb's law from the Gauss law. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. In the last lecture, we had seen the electric field due to dipole. अब हम एक जनरल फार्मूला देखेंगे. Suppose that this is the dipole माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल मूवमेंट होगा इस तरह. अब यहाँ पर वो पॉइंट है. अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, एक यहाँ पे लिया था. अब वो पॉइंट यहाँ पर है लाइक दिस एंड दैट इज एट अ स्पेसिफिक एंगल थीटा. ये किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे. So when I resolve it into two components like this will be P cos sorry that is dipole. This will be P cos theta and one more is there. ये हो जाएगा आपके पास P sin theta. एक है आपके पास P cos theta, एक है आपके पास P sin theta. अब ये जो P cos theta और P sin theta है, इनको थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर क्यूब. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा. यहाँ पर 2p आएगा क्योंकि हमारे पास 2p आया था अपॉन आर क्यूब. नेक्स्ट थिंग इज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट. नाउ सी बोथ द कंपोनेंट्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, तो E cos थीटा स्क्वायर एंड E sin थीटा स्क्वायर. E cos थीटा E sin थीटा. अब यहाँ पर आप कॉमन चीज देखिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है. इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है. इसको हम बाहर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब. स्क्वायर ऑफ 2 cos थीटा विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा. स्क्वायर ऑफ sin थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा. स्क्वायर ऑफ sin थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा. एंड आफ्टर दिस मैं जो मेरे पास 4 cos स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब. और अब यहाँ पर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. ये आ गया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल. दैट इज द रिजल्टेंट रिलेशन. नाउ फॉर एक्सियल पॉइंट, अगर मैं पॉइंट P को यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर, so this theta becomes 0. This theta becomes 0. If I put theta equals to 0, cos 0 will be 1, 3 plus 1 4, square root of 4 is 2, so that will be 2p 4 pi epsilon naught r. Very simple. On the other hand, if I take this to the P to the this point, ये यहाँ पर अगर मैं P को लेकर के आता हूँ, then my theta becomes 90 degree and for that E will become cos 90 will be 0. 1 का स्क्वायर रूट 1 रह जाएगा. P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. दैट इज द वैल्यू. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. जी हाँ, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट लाइक दिस phi angle, so tan phi will be, we all know that vertical component, that is E of sin theta divided by horizontal component E of cos theta. तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin theta by r cube divided by
1/4πε0 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, cos थीटा से cos, 4 से 4 p से p कैंसिल, तो 10 फाई आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ 10 थीटा। दिस इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए दैट देयर इज अ डाइपोल हैविंग चार्ज ±4 कूलम separated by 2 millimeter. Find out electric field at a point P which is at a distance of 4 meter at an angle of let's say 30 degree या चलो इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री। सो वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसमें और इसको तो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते ना, दैट इज फॉर एक्सियल पॉइंट, दैट इज फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, बट आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? P इज इक्वल्स टू, सबसे पहले P इज व्हाट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 4πε0 आर क्यूब, 4 का क्यूब 64 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 30 √3/2, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 + 1 ई आ जाएगा 4 × 2 × 9 × 10⁻⁹ +9 64 अंडर रूट 30/2. This will be the answer. So like this you will be able to calculate the electric field. अब हम बात करेंगे फ्लक्स। यस, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्लक्स। फ्लक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द फ्लक्स। फ्लक्स से हम लोग पता जो है पढ़ सकेंगे। देखिए जरा फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, जब कोई चीज़ फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मतलब कि चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। अगर मेरे पास एक सरफेस है, इससे 2 लाइनें पास हो रही हैं, तो मैं कहूँगा फ्लक्स जो है वो 2 है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, एरिया को उतना ही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जो है बढ़ा दिया, ऐसे। अब हमारे पास 5 लाइनें पास हो गई, 5 लाइन्स। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 5 है। इस बार हमने फील्ड उतना ही रखा है, हमने एरिया बढ़ा दिया, फील्ड उतना ही रखा है, इस बार हमने क्या किया है, एरिया बढ़ा दिया। यस, व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्रीज्ड द एरिया। सो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6, सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी 6। फ्लक्स जो है वो है 6, हमने एरिया बढ़ा दिया है, फ्लक्स कितना आ गया है, 6। नेक्स्ट थिंग इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EA के। बट एक और चीज़ है जिस पे फ्लक्स डिपेंड करता है, हमेशा एरिया ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे भी तो हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर रहा है, ऐसे
अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये कुछ थीटा पर भी डिपेंड करेगा। तो अब समझिए, यहाँ से थीटा पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर एक इमेजिनरी वेक्टर है, मतलब इमेजिनरी तो नहीं कहूँगा, एरिया इज नॉट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, पर जो एरिया वेक्टर है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सरफेस है, अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है, साइड स्क्वायर, बिल्कुल सीधी सी बात है, ए स्क्वायर। अगर मेरे पास सेम स्क्वायर है, एक है ये ए किस डायरेक्शन में आई कैप, एक है ये किस डायरेक्शन में है जे कैप, तो मैं जब एरिया वेक्टर कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा, ए आई कैप क्रॉस ए जे कैप, ए स्क्वायर बाहर, आई क्रॉस जे, कितना आ गया, ए स्क्वायर ई कैप। तो एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर which is always perpendicular to the surface, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब जैसे हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, जैसे हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है और हमारे पास एरिया ये है, ये तो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब हमारे पास एरिया ये है, अब हमारे पास जो एरिया है वो ये है, तो दैट इज ए कैप, ए कैप, दैट इज ए आई कैप। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ए के कैप क्रॉस ए आई कैप, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के क्रॉस आई कैप, ए स्क्वायर के क्रॉस आई कैप, कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर जी कैप, ए स्क्वायर जी कैप। सो दैट इज व्हाट द एरिया वेक्टर इज। ये हमारे पास है एरिया वेक्टर। बात क्लियर है बिल्कुल। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर आप फ्लक्स को ध्यान से समझेंगे, ये मेरे पास एक एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और ऐसे ये थीटा है, तो 2 कंपोनेंट होंगे एरिया वेक्टर के, एक ये, दिस इज ये कॉस थीटा क्योंकि थीटा के नजदीक है, ये साइन थीटा क्योंकि थीटा से दूर है, क्योंकि थीटा से दूर है। तो अब आपके पास जो एरिया वेक्टर आएगा, अब आपके पास जो एरिया वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, आई मीन फ्लक्स जो है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा। तो हम फ्लक्स को कुछ ऐसे लिखते हैं, ई डॉट ए, ई डॉट ए, and this phi is electric flux, A is area, theta angle between, ध्यान से सुन लेना, एरिया वेक्टर and electric field, angle between area vector and electric field, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें, so you can easily find it by yourself, like समझते हैं जरा, E dot A, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम,
एरिया वेक्टर मीटर स्क्वायर, वी कॉल इट एज वेबर, इसको बोलते हैं हम वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज वेबर। उसके बाद डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यूनिट से कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन mlt-2, चार्ज करंट इनटू टाइम, L स्क्वायर। सो फाई का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा ml3t-3 ml3t-3 ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट आई कैप, ठीक है। और that is the surface, ये हमारे पास सरफेस है, नाम दे देते हैं A B C D E F G H, A B C D E F G H, ये हमारे पास सरफेस है। तो अब समझिए जरा, सरफेस से हम लोग कैसे करेंगे। तो सरफेस सबसे पहले समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन और आपको फ्लक्स निकालना है E डॉट ए, मतलब कि E A cos थीटा। तो सबसे पहले मैं A B G F की बात कर रहा हूँ, A B G F, एरिया वेक्टर बताइए किस तरफ होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये है ABGF, ये x है, Z है, x और Z प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, I J कैप ऊपर की तरफ, x और Z यानी कि ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, E नॉट आई कैप, I और J के बीच में एंगल 90, तो E A cos 90 0, बात खत्म। दूसरा सेम होगा यहाँ पर आपके पास EDC और H भी सेम है, डाउनवर्ड फेज, इसके लिए ये माइनस J कैप, यहाँ पे भी फ्लक्स क्या 0। चलो अभी अब बात करेंगे ये A B C और H बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, x y है, x और y प्लेन में है, तो z एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दैट शुड बी अलोंग z, सो एरिया वेक्टर इज k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज I कैप, अगेन cos 90 0। नेक्स्ट थिंग इज जो सामने वाला है, दैट इज FGDE में समझिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा माइनस k के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा I के अलोंग, तो फाई विल बी 0। देन नेक्स्ट वन इज दिस BCD एंड G, BCD और G को देखिए ऐसे है, Y और YZ, तो अब इसमें I कैप, अब इसमें जो है वो I कैप है, यानी कि फॉर दिस सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी I एक्सिस के अलोंग है और एरिया वेक्टर भी I के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी I के अलोंग है और एरिया वेक्टर भी I के अलोंग है। तो जब दोनों I के अलोंग है तो फाई विल बी EA cos 0, तो
तो यानी कि ए एरिया साइड स्क्वायर आंसर ए स्क्वायर। सिमिलरली ए एफ ई एच वहां पर क्या होगा? वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑपोजिट हुआ है। अब ये माइनस आई की तरफ, एरिया वेक्टर माइनस आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप। तो यहाँ पर आपके पास फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 180 माइनस 1 माइनस ई ए, 5 इज माइनस ई ए, यानी कि माइनस ई ए स्क्वायर। इफ यू ऐड एवरीथिंग, अगर आप सारी की सारी चीजें ऐड करेंगे, सो व्हाट डू यू विल गेट इज नेट फ्लक्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ई ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर। कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, अब यहाँ पर देखिए इसके अलोंग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स में ही रखते हैं, ई नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, यहाँ पे दिस इज एरिया वेक्टर और दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल 90, तो इसके अलोंग फ्लक्स 0। इसमें एरिया वेक्टर ई ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा। इसके लिए ई इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। इसमें 0 आएगा, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा देयर विल बी डिफरेंट फ्लक्स। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करेंगे गॉस लॉ। अब बात करेंगे गॉस लॉ। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Gauss law, the net electric flux, the net electric flux through a closed surface। क्लोज सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस which is closed from every point। ना एनर्जी आप दे सकते हैं ना ले सकते। जो 2D सरफेस है वो ओपन सरफेस है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the surface, enclosed by the surface, enclosed by the surface। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस पे, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है इसके चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है क्लोज सरफेस के। चार्ज जो है वो कितना एनक्लोज हो रहा है क्लोज्ड सरफेस के उस पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आप स्मॉल फ्लक्स लेते हैं तो ये आ जाएगा E डॉट dA एंड दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज enclosed, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज enclosed। दैट इज व्हाट द गॉस लॉ इज। ये हमारे पास गॉस लॉ, ये हमारे पास गॉस लॉ है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज enclosed by it। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग एक बात, बहुत ही जरूरी। जो E है दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो E है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो चार्ज है वो केवल एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है। अगर मेरे पास एक सरफेस है,
प्लस क्यू प्लस 7q माइनस 9q प्लस 4q। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? प्लस 10q। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो मैं बोलूँगा 4 और 1 5 और 7 12 माइनस 9 3q अपॉन एप्सिलॉन। इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द फ्लक्स। जो बाहर वाला चार्ज है वो फ्लक्स पे कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ पता है। जो बाहर वाला चार्ज है वो फ्लक्स पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं देगा। दैट इज 110% श्योर। That is 110% sure. Next thing is अब ध्यान से समझिए इसका प्रूफ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज गॉसियन सरफेस, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। गॉसियन सरफेस क्या होता है? देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज एन इमेजिनरी सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस जो है एक इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस जो है एक इमेजिनरी सरफेस है। अब इमेजिनरी सरफेस का मतलब क्या है, थोड़ा ये भी समझिए। इमेजिनरी सरफेस का मतलब क्या है, थोड़ा ये भी समझिए। जब हम गॉसियन सरफेस को डिफाइन करते हैं, तो वी वांट अ सरफेस विच इज सिमेट्रिक, एन इमेजिनरी सरफेस विच इज सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक एक ऐसा सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग सिमेट्रिक अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अलोंग जो है वो सिमेट्रिक है, उसको बोलते हैं। उसके अलोंग जो सिमेट्रिक है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट थिंग इज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक होना चाहिए। इक्वल या कांस्टेंट या सेम कह सकते हो एट ऑल द पॉइंट्स। इक्वल भी बोल सकते हो, सेम भी बोल सकते हो और कांस्टेंट भी बोल सकते हो। एट ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल, सेम एंड कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 2, थीटा, एंगल थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। एंगल थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स हम सब पर एंगल थीटा सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गॉसियन सरफेस should not pass through any surface। गॉसियन सरफेस का किसी पॉइंट सरफेस को एनी सरफेस, पॉइंट सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या तो अंदर होगा गॉसियन सरफेस के कोई भी सरफेस या बाहर की तरफ होगा, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी, अब बात करते हैं प्रूफ की बात करते हैं। देखो जी, गॉसियन सरफेस का हमने करना है प्रूफ कि हाउ कुड वी से दैट E dot A is equals to this। So for that let us consider proof। Let us consider a spherical surface of radius r।
हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया जिसका रेडियस है r। हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया जिसकी रेडियस है r। सेकेंडली, लेट चार्ज q is placed at its center। हमने कह दिया कि उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है q, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है q। अब हम उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है, जितनी रेडियस है r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आएगी वो हमने समझना है। तो देखिए जरा कितनी आ जाएगी, फ्लक्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स थ्रू सरफेस थ्रू स्मॉल एरिया dA। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। पॉइंट कुछ भी नाम दे दो उसको, मैंने P नाम दे दिया इसको। पॉइंट P के ऊपर एरिया वेक्टर भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, दोनों उधर है। तो क्या होगा, फ्लक्स इंटीग्रेशन, चलो स्मॉल फ्लक्स E डॉट dA यानी कि E dA। फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू मुशाए, फ्लक्स हो जाएगा E dA इंटीग्रेशन E। व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। सबको पता है, सबको नहीं पता होता लक्ष्मण, सबको नहीं पता होता। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r पे एक चार्ज की वजह से कितना होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एरिया वेक्टर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। फ्लक्स कितना बचा, E डॉट dA, हाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचा फ्लक्स। दैट इज द फ्लक्स व्हिच हैज बीन लेफ्ट। कितना फ्लक्स बचा है हमारे पास, ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया है, उस वजह से हमारे पास इतना फ्लक्स आता है। एक बहुत ज़रूरी बात, एक बहुत ज़रूरी बात, क्या एक बहुत ज़रूरी बात, क्या जो आपके पास सरफेस का साइज है उससे कोई फर्क नहीं, कोई इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस 3r। एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, एक की रेडियस 3r है। इससे कोई भी कैसा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, अगर आप r वाले की बात करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप 2r वाले की बात करेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r स्क्वायर 4 पाई 2r स्क्वायर। अगर आप 3 वाले की बात करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर 4 पाई 3r स्क्वायर। एवरी टाइम आंसर इज q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन। जब जब एक 3D फिगर से फ्लक्स के बारे में बात होगी, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तब तब q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। जी हाँ, ये सर्कल बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, गॉस लॉ के लिए यू गाइज विल रिक्वायर्ड अ 3 डायमेंशनल फिगर। एक क्लोज्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि एक 2D सरफेस। अगली बात, अब मुझे इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये फाइंड आउट करना है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। सेंटर पे चार्ज रखा है, सेंटर पे चार्ज रखा है, तो फ्लक्स जो है हर डायरेक्शन में पास होगा। ये रखा चार्ज, ये रखा चार्ज, और फ्लक्स तो हर डायरेक्शन में पास होगा। इधर भी जाएगा,
इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा, थ्रू होल क्यू, थ्रू होल क्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन। और थ्रू वन सरफेस, थ्रू वन सरफेस, एक सरफेस से कितना पास होगा, एक सरफेस से कितना पास होगा, पूरे से क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कितने सरफेस है 6, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। इस तरीके से हम लोग जो है फ्लक्स कैलकुलेट, इस तरीके से हम लोग जो है फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, कितना फ्लक्स पास आउट होगा इससे, हेमिस्फीयर इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, कितना है 2D है, कंप्लीट करूंगा तो एक स्फीयर बन जाएगा। अब हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर से फ्लक्स होता है इतना, हेमिस्फीयर से कितना होगा, 0.2 सिंपल। So this is how you can calculate the flux which has been passing through a 2-dimensional or 3-dimensional figure. नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है प्रूफ। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रूफ। डेराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हमें कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से डेराइव करना है, हमें कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से डेराइव करना है। कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से जब डेराइव करेंगे तो देखिए ज़रा, सबसे पहले कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r and having charge q. Consider a sphere of radius r and having charge q at center. सेंटर पे चार्ज रखा है q, सेंटर पे चार्ज रखा है q। अब नेक्स्ट थिंग इज, ये है भाई, ये सेंटर पे चार्ज रखा है, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ये रेडियस है r। द फ्लक्स नहीं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है ये भी समझ लो। गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट dA इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट dA इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल्स टू 4 पाई, सब चलो, E d A cos एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, मैं यहाँ अगर फाइंड आउट करता हूँ तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करता हूँ, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करता हूँ, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी तरफ चले जाइए, you will get angle always C. So cos 0 is 1 and what is E dA? What is area of a sphere? 4 pi r square, 4 pi r square. So यहाँ पर E 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught, q upon epsilon naught। तो देखिए ज़रा, E is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square, ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें तो फोर्स कैलकुलेट करनी है, फॉर दैट आई यूज टू पुट अ चार्ज ओवर देयर। वी नो दैट फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे, फोर्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square, which is nothing but Coulomb's law. So this is how we get to Coulomb's law from Gauss law.
गॉस लॉ से कुछ इस तरीके से हम लोग जो है कूलम्स लॉ तक पहुँचे हैं। Those who are in class 12, each and every lecture is very important. Don't be in a hurry कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आप जो है बहुत जल्दबाजी में हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। पॉइंट इज अपने बेसिक्स को कमज़ोर मत छोड़ना। आप 1 साल के अंदर 2 साल का काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बेसिक्स जिसके फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं है वो नहीं कुछ कर सकता। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, तीनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।